तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनुरंजन भारद्वाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर वीडियोस, द एडवेंट ऑफ Portuguese, the advent of Dutch, the advent of Britishers, and now in this video we are going to discuss the advent of Danish and the advent of French। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले एडवेंट ऑफ डेनिश यानी कि डेनमार्क। जो डेनमार्क के रहने वाले लोग हैं उन्हें हम डेनिश कह के संबोधित करते हैं। तो अगर डेनिश की बात करें तो 1620 से 1845 तक इन्होंने जो है इंडिया में अपना प्रचार प्रसार, अपना ट्रेडिंग या धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एडवेंट ऑफ डेनिश की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने 1616 के अंदर जो है अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग कह सकते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में किया और 1620 में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री ट्रांक्यूबर में स्थापित किया। ट्रांक्यूबर एक जगह है इंडिया के अंदर। मैं इस मैप में आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा ट्रांक्यूबर, साउथ इंडिया का पार्ट है। यहाँ चेन्नई है, इसके जस्ट नीचे पुदुचेरी है और यहाँ ट्रांक्यूबर है। चलिए, तो इस एरिया में इन्होंने सबसे पहले जो है अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। दे मेड देयर ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1616 एंड एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रांक्यूबर इन 1620। तो दोस्तों, इनका कंसर्न बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग से नहीं था। इनको ट्रेडिंग से कुछ खास लगाव इंडिया में नहीं था। ये मिशनरी वर्क के प्रचार प्रसार को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई, जैसे कि निकोबार आइलैंड में 1750s के दौरान। कालीकट की बात कर लें जो कि वेस्ट कोस्ट में है, अवस्थित है, तो 1752 में कालीकट में भी फैक्ट्री स्थापित की। साथ ही साथ बंगाल के श्रीरामपुर में 1755 में वहाँ पर भी फैक्ट्री स्थापित की। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे। बिना ट्रेडिंग का तो कंपनी का रेवेन्यू निकलेगा कैसे? तो ट्रेडिंग तो चल ही रहा था, साथ ही साथ जो है ये ट्रेडिंग से अधिक मिशनरी वर्क को प्रेफर कर रहे थे। तो उस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सके ये। तो ड्यू टू हैवी इंपोर्ट ऑफ टी। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी कह सकते हैं, अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिया से टी का इतना ज़्यादा इंपोर्ट किया अपने देश में, डेनमार्क में, कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई। ड्यू टू हैवी इंपोर्ट ऑफ टी, कंपनी वाज फेसिंग हैवी लॉस, इवेंचुअली सोल्ड देयर आउटपोस्ट टू द ब्रिटिश in 1845. Okay, till 1845 लास्ट आउटपोस्ट जो इन्होंने इंग्लिश को बेचा वो था ट्रांक्यूबर इनका कह सकते हैं कि ट्रेडिंग का सेंटर था डेनिश का। तो हम लोगों को डेनिश के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको कंसोलिडेट करने का प्रयास करें तो 1616 में ये कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं। 1620 में इंडिया आते हैं ट्रांक्यूबर में, और उसके बाद जो है 1750s के दौरान जो है कुछ फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश करते हैं। 1715 में निकोबार, 50s के अंदर निकोबार आइलैंड्स में। फिर उसके बाद 1752 में जो वेस्ट कोस्ट में है कालीकट का क्षेत्र, वहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। और
1755 में बंगाल के रीजन में भी जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। साथ ही साथ इनका जो प्रभुत्व था, इनका जो कह सकते हैं कि जो प्रभाव था, जो इफेक्ट था, वो 1845 तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनका कह सकते हैं कि आप जो स्ट्रेटजी था, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वो उतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से आप हम लोग देखते हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है टी के आयात करने के कारण। बहुत ज़्यादा चाय के आयात करने के कारण जो है इनको लॉस होता है, और इनको अपना सारा पोस्ट जो है, जो भी यहाँ पे ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, वो सारा पोस्ट ब्रिटिशर्स को बेचना पड़ जाता है। और लास्ट में जो उनका सेंटर था, ट्रेडिंग सेंटर ट्रांकोवर, वो 1845 में ब्रिटिश को हैंड ओवर करके इंडिया से रवाना हो चलते हैं। तो अगर इनके हम डेनिश सेटलमेंट की बात करें फ्रॉम 1620 टू 1845, तो सबसे पहले जो है ये ट्रैंक्यूवर में आते हैं। ट्रैंक्यूवर में आते हैं 1620 से 1845 तक ये यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मसूलीपट्टनम में 1625 टू 1643 तक यहाँ पे इनका फैक्ट्री रहता है। फिर जाकर के बालासोर, श्रीरामपुर, ऐसे जगह पर, पिपली, इन सब जगह पर ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। कालीकट और कोलाचिल, इन जगहों पर जो है फैक्ट्री स्थापना करते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ट्रेडिंग में इनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, तो उस वजह से जो है, और ब्रिटिश के सामने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी थे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। डेनिश के बाद जो अगला यूरोपियन भारत आते हैं वो है फ्रेंच। और दोस्तों ये फ्रेंच जो है, ये लास्ट यूरोपियन हम लोग कह सकते हैं जो कि भारत आए थे। तो इन्होंने 1664 में कंपनी एस्टेब्लिश की। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा टाइमलाइन पे चर्चा कर लेते हैं। तो 1664 में जो है यहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, और 1760 तक जो एक युद्ध होता है उस समय में ब्रिटिश के साथ, जिसको हम लोग बैटल ऑफ वांडीवाश के नाम से जानते हैं 1760 में। तो बैटल ऑफ वांडीवाश एक तरह से फ्रेंच को पूरी तरीके से प्रभावहीन करने का काम करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फ्रेंच के सेटलमेंट्स को पढ़ते हैं। By the end of 17th century, British EIC, British East India Company, eliminated its Portuguese and Dutch rivals. Okay, 17 सेंचुरी के लास्ट तक जो है पोर्तुगीज और डच जो इनके राइवल्स थे, उनको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया था ब्रिटिश ने। हमने पोर्तुगीज का भी देखा और डच का भी देखा, जो 1759 है, और इसी टाइम पीरियड में जो डच है उनको भी बैटल ऑफ बेदारा जो कहा जाता है, वहाँ तक हमने देखा था कि डच और पोर्तुगीज दोनों को अपने रास्ते से हटा चुके हैं। लेकिन इसी बीच में 1664 में फ्रांस जो है वो एक नए राइवल के रूप में इमर्ज करता है, और ये पेनिट्रेट करता है इंडिया में। ठीक है, तो देखते हैं। In 1664, France government established East India Company and named as Compagnie des Indes Orientales. Okay, Compagnie des Indes Orientales, ये कंपनी का नाम था, फ्रेंच EIC कंपनी का नाम था। ठीक है, which was in 1720 reorganized as Perpetual Company of the Indies. तो सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1664 के अंदर, तो उस समय में इसका नाम था कंपनी डिस इंडीज ओरिएंटल। और बाद में जब 1720 के अंदर रिफॉर्म किया गया इस कंपनी में, तो इसका नाम जो है वो बदल करके रख दिया गया परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने सबसे पहला फैक्ट्री जो भारत में लगाया वो था सूरत में 1668 के अंदर। They established first factory in सूरत in 1668.
1669 में दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, मतलब आप इसको थोड़ा सा गौर से ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो है प्रयास क्या कर रहे हैं कि जो भी कोस्टल रीजन है इन पर इनका अधिकार हो, ठीक है, जो कोस्टल रीजन है उस पर ये अधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सूरत है गुजरात के अंदर है और जो मसूलीपट्टनम है वो यहाँ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। तो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, इन दोनों कोस्ट पर इनका ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड हो चुका है 69 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अब देखते हैं कि 1669 के बाद किस प्रकार से फ्रेंच का ग्रोथ भारत में होता है। तो इन 1674 एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर एट पौंडीचेरी। एक्चुअली में ये पौंडीचेरी जो जगह है ना, ये पौंडीचेरी जगह का एस्टेब्लिशमेंट ही फ्रेंच के द्वारा किया गया है, ठीक है, ये नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है पौंडीचेरी, ठीक है। तो 1674 के अंदर इस जगह पर जिसका नाम पौंडीचेरी इन्होंने रखा, वहाँ पर अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है एस्टेब्लिश करते हैं और फ्रैंकोइस मार्टिन जो है वो पहला गवर्नर बनते हैं पौंडीचेरी में, ठीक है। आज के टाइम में पौंडीचेरी को हम लोग पुदुचेरी कहते हैं। तो जो है मार्टिन जो है वो फर्स्ट गवर्नर बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बीच में एक घटना ये भी होती है कि 17 ये एज ए फ्रेंच गवर्नर ये 2 टाइम रहते हैं, ठीक है, 2 टाइम ये रहते हैं गवर्नर के रूप में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि डच से इनकी चूंकि यहाँ पे फ्रेंच को सामना करना पड़ रहा है डचों का, तो डच जो है 1693 के अंदर पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। पौंडीचेरी को डच 1693 के अंदर कैप्चर कर लेता है और 1693 से 1697 तक जो है ये पौंडीचेरी 4 साल के लिए डचों के अंदर में रहता है। जबकि उसके बाद 1697 के बाद दोनों के बीच में डच और फ्रेंच के बीच में समझौता होता है और उसके बाद पौंडीचेरी को वापस दे दिया जाता है, ठीक है, वापस फ्रेंच को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो मार्टिन है, मार्टिन गवर्नर रहता है पौंडीचेरी में 1674 से 93 तक पहली बार और उसके बाद 1697 में फिर से ये दोबारा जो है मतलब बनते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिस समय में पौंडीचेरी में सेंटर एस्टेब्लिश करने से पहले 1673 में जो चंद्रनगर है, चंद्रनगर ये बंगाल का एक क्षेत्र है जहाँ पे मुगल गवर्नर उस समय में थे शाइस्ता खान। शाइस्ता खान से चंद्रनगर जो है ये लोग एक्वायर्ड कर लेते हैं, जीत लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1720 के अंदर 2 गवर्नर इंपॉर्टेंट रहे हैं। देखिए इनका सबसे जो मेन गवर्नर जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रभावी था, वो था डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से काम किए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इन फ्रेंच के एस्टेब्लिशमेंट में जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो लिनियर एंड ड्यूमास का रहा है, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच की शक्ति को इंडिया में रिवाइव किया, ठीक है, 1720 के बाद 1720 के बाद लिनियर एंड ड्यूमास revived the French power in India and also captured Mauritius and Reunion Island in Indian Ocean in 1721, ठीक है। 1721 में मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड जो है इंडियन ओशियन के साउदर्न पार्ट में पड़ता है ये रीयूनियन आइलैंड। तो 1721 में
वहाँ पर भी फ्रेंच जो है कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद, और ये इन्हीं दोनों के गवर्नरशिप में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा होता है। तो इन दोनों के बाद जो 1720 से लेकर के 40 तक, ठीक है, 1720 से लेकर के 40 तक इन दोनों ने माहे, यनम और कराईकल, माहे, यनम और कराईकल, 1725 में माहे, 1723 में यनम और 1739 में कराईकल, ये तीनों जगहों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी, यानी कि अपने अंडर में ले लिया, फ्रेंच के अंडर में ले लिया। वर्तमान में दोस्तों जो हम लोग पुदुचेरी कहते हैं, ये पुदुचेरी कोई एक क्षेत्र नहीं है। पुदुचेरी तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में एक और क्षेत्र है कराईकल, ये कराईकल, ऊपर पुदुचेरी है और उसके जस्ट नीचे कराईकल है। तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है। लेकिन गवर्न जो होता है, ये जो पुदुचेरी गवर्नमेंट है उसी के थ्रू होता है। साथ ही साथ पुदुचेरी गवर्नमेंट माहे जो कि केरला में है और यनम जो कि आंध्रा में है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एक ही गवर्नमेंट जो है अलग अलग टेरिटरी में जो अभी भी काम कर रही है। तो पुदुचेरी कोई एक टेरिटरी नहीं है, ये 4 टेरिटरी है, कराईकल, यनम, माहे एंड पुदुचेरी, ठीक है। तो इन्होंने ही ये अलग अलग जो लिनियर एंड ड्यूमास है, इन्होंने ही ये इन जगहों पर कब्जा किया था अपने रीजन में। इनके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फ्रेंच गवर्नर के रूप में आते हैं वो है लॉर्ड डुप्ले, 1742 में। और इसके बाद एक और कैरेक्टर आएंगे, काउंट डी लाली। लाली का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हम लोग 1760 के वॉन्डिवाश के रोल में वॉर में देखेंगे कि किस प्रकार से लाली के कुछ गलत स्ट्रेटेजी के कारण जो है फ्रांस इंडिया में अपना प्रभुत्व खो देता है। बाद में इनको लंदन ले जा करके वहाँ मौत की सजा दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ फ्रेंच गवर्नर की बात करें तो सबसे पहले फ्रांकोइस मार्टिन, उसके बाद कैरॉन भी कुछ समय के लिए आते हैं, फिर लेनियर, ड्यूमास, डुप्लेक्स एंड काउंट डी लाली। ये दो इम्पोर्टेंट हैं हमारे आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उनमें। और अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में लिनियर और ड्यूमास ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंच के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों फ्रेंच। अब जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है रीजनल किंगडम्स। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से एक चीज़ देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। हो ये रहा है दोस्तों कि एक तरफ तो जो मुगल एम्पायर है ये कमज़ोर होता जा रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली मजबूत होते जा रहे हैं। इस समय में जहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ तक ब्रिटिशर्स उतने मजबूत नहीं हुए हैं, ठीक है। हमने एक बार देखा भी कि औरंगजेब से इन्होंने युद्ध करने का प्रयास किया तो क्या हाल हुआ इनका। तो इकोनॉमिकली ये अपना प्रभुत्व यहाँ पर बना चुके हैं। साथ ही साथ हो रहा है क्या कि मुगल पॉलिटिकली वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, ग्रेजुअली, स्लो एंड स्टडी ये चल रहा है इनका। वहीं ब्रिटिशर्स इनके दोगुने रफ्तार से अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे होते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जब जब किसी भी सत्ता में कोई भी मान लीजिए टेरिटरी है और ये टेरिटरी कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रूल होता है, ठीक है। आप यही चीज़ अपने हिस्ट्री में पीछे जाकर के भी देख सकते हैं कि जब मौर्य एम्पायर जो था या गुप्ता जो थे
ये लोग सेंटर में मजबूत थे तो किसी भी तरह का रीजनल पावर जो है इमर्ज नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही अर्ली मिडियावल पीरियड में हम देखते हैं कि पोस्ट गुप्ताज आते हैं, तो पोस्ट गुप्ताज सेंटर में जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उस वजह से जो छोटे छोटे रीजनल क्षेत्र हैं उनको वो पॉलिटिकली रिच होते जाते हैं। इट मीन्स वो पॉलिटिकली मजबूत होते जाते हैं। तो एक तरह से इनके जो सामंत थे, इनके जो ऑफिसर्स थे, वही लोग अलग अलग होकर के अपने आप को स्वयं को स्वतंत्र करने करने लगते हैं, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि फिर से वापस से एक सेंटर में जो दिल्ली सल्तनत के रूप में हम लोग देखते हैं कि सेंटर जब मजबूत होती है तो वापस से ये लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसा ये एक आप साइकिल इसको कह सकते हैं कि जब जब सेंटर में सत्ता कमज़ोर होगा तब जो है रीजनल पावर्स का उदय होगा। ठीक है, और यही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सेंटर में जैसे ही मुगल कमज़ोर होते जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ रीजनल किंगडम्स जो है वो राइज कर रहे हैं। ठीक है, और रीजनल किंगडम्स के राइज होने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स के लिए एक एक करके इन सभी को काउंटर करना आसान हो जाएगा। मुगल जिस समय में मजबूत है औरंगजेब के टाइम तक, तब तक ये एक अकेला सेंट्रल पावर जब मजबूत है, एक अकेले को हरा पाने में, एक अकेले को सप्रेस कर पाने में एबल नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे छोटे छोटे किंगडम इमर्ज होंगे, मुगल एम्पायर सेंटर में कमज़ोर होगी, वैसे वैसे ये काम ब्रिटिशर्स के लिए आसान होता चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का जो विजय गाथा है, हम लोग उसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, अपने आप को इंडिया में कंसोलिडेट किया। चलिए देखते हैं हम लोग। एक तरह से हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि अर्ली 18th सेंचुरी यानी कि 1700 टू 1750 यहाँ की कहानी देखेंगे। ये वो दौर है दोस्तों जब एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश्ड करने का एक रास्ता खुल जाता है ब्रिटिशर्स के लिए। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे कुछ कैरेक्टर क्रिएट करने वाले हैं और ये कैरेक्टर ही कारण बनेंगे ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकली मजबूत होने का। चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये जो रीजनल किंगडम है, ये रीजनल किंगडम क्या है, इसका क्या मतलब कहने का है। तो हम लोग देखते हैं कि मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में दो तरह के ब्यूरोक्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक जिनको हम लोग सूबेदार बोलते हैं, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है इसलिए इधर शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक जिसको सूबेदार बोलते हैं और दूसरा दीवान होता है। सूबेदार दोस्तों हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि अभी के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो ये एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, और दीवान जो है ये IRS ऑफिसर है। ठीक है, इनका काम केवल रेवेन्यू तक सीमित है, जबकि इनका जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनके हाथ में था। तो अभी जब तक ये दोनों अलग अलग हैं और मुगल का जो एम्पायर है वो मजबूत है, तब तक ये लोग अपना सर नहीं उठाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मुगल अपने डिक्लाइन की ओर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि इनमें से जो एक है सूबेदार, ये
कोशिश करते हैं कि इनके पास दीवानी राइट आ जाए, और मुगल इतने कमज़ोर हैं कि इनको दे भी देते हैं। और जब इनको दोनों राइट्स यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट और रेवेन्यू राइट्स वो आ जाते हैं एक आदमी के पास, तो निश्चित रूप से एक आदमी वो पावरफुल हो जाएगा अपने क्षेत्र में। और जब वो अपने क्षेत्र में पावरफुल हो जाएगा तो इनको पूछने के लिए क्यों जाएगा, है ना। तो वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। क्लियर है। हालांकि ऐसे राज्यों में आपको दो तरह के राज्य देखने को मिलेंगे। एक जो मुगल सम्राट से प्रेम भाव रखते हैं, और दूसरा जो मुगल सम्राट का विरोध करते हैं। ठीक है। तो ऐसे राज्यों को जो मुगल सम्राट को प्रेम भाव रखते हैं, इसका कहने का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट तो खुद रहेंगे, लेकिन मुगल सम्राट को कुछ नजराना जो है वो पेश करते रहेंगे, लॉलीपॉप खिलाते रहेंगे, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं, एक जो लॉलीपॉप खिलाने वाले हैं और दूसरे जो लॉलीपॉप खिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। क्लियर। तो लॉलीपॉप खिलाने वाले इन राज्यों को हम लोग नाम देते हैं सक्सेसर स्टेट्स का, और जो इनका विरोध करते हैं वो है रिबेलियन स्टेट्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि मुगल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें दो तरह के हमको ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिलते हैं, दो तरह के हमको ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, एक सूबेदार और दूसरा दीवान। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को निजामत कहते हैं, निजामत जो है वो सूबेदार देखते हैं, और जो दीवानी है यानी कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वो दीवान देखते हैं। मतलब कि एक प्रांत में दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट पावर है। Due to decline of Mughal powers at center, many local and regional political forces began to arise in late 17th and early 18th century. अब जो जैसे जैसे ये डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, ये करना क्या शुरू करते हैं कि दो पावर सेंटर की जगह दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स, ये दोनों जो है एक सिंगल आदमी को देना शुरू कर देते हैं। अभी दो आदमी के रहने से ये प्रॉब्लम होता है कि दो में से कोई एक अगर रिबेल करता है तो एक के माध्यम से उसको दबाया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों राइट्स एक ही आदमी के पास चले जाए तो दैट पर्सन बिकम मोर पावरफुल। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अर्ली 18th सेंचुरी और लेट 17th सेंचुरी में कई ऐसे स्टेट होते हैं जो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और ऐसा इसलिए, इसका मेन कारण बस एक ही है कि जो मुगल पावर है सेंटर में वो कमजोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से दो तरह के रीजनल किंगडम्स जो हैं वो हमारे पास देखने को मिलता है, एक सक्सेसर स्टेट के रूप में, दूसरा रिबेलियन स्टेट के रूप में। तो सक्सेसर स्टेट के रूप में अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, कुछ राजपूत स्टेट्स और जैसे कर्नाटक स्टेट, इन जैसे राज्यों को हम लोग सक्सेसर स्टेट्स के श्रेणी में रखेंगे। जबकि कुछ रिबेलियन स्टेट होते हैं जैसे कि मराठा, पंजाब, जाट्स एंड रोहिला, ये लोग मुगल सत्ता का विरोध करते हैं, जबकि ये लोग मुगल सत्ता का के सपोर्ट करते हैं, मुगल सत्ता को सपोर्ट करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मुगल एम्पायर एंड डिक्लाइन। तो ये यहाँ पर देखिए कि 1530 में जो 1526 में जब बाबर मुगल डायनेस्टी का स्थापना करते हैं तो 4 साल तो वो लड़ते ही रहते हैं। तो 1530 से लेकर के 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक ये कहाँ तक जो है मतलब पूरा फैल गया था। तो 1530 के अंदर ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र बाबर जो है वो जीता था। ठीक है, 4 युद्ध लड़ करके ये पूरा जो क्षेत्र आप लोग इस कलर में देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र बाबर ने एक्वायर किया था। इसके बाद 1530 से, ठीक है, 1530 से जो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब जो थे, ये कुल मिलाकर के औरंगजेब तक, ठीक है, औरंगजेब तक ये पूरा का पूरा एरिया एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़ करके, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो मुगल सम्राट के अंदर आ चुका था।
अभी हम लोग देखते हैं कि इन्हीं एरिया में जैसे डिक्लाइन शुरू हुआ 1707 के बाद, तो 1707 के बाद कुछ सिनेरियो में परिवर्तन आया। अभी दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में यहाँ पर मुगल हैं। एक एक करके हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कौन किस प्रकार से अलग हुआ है, लेकिन शॉर्ट में पहले समझ लें कि और यहीं पे यहाँ अवध, यहाँ बंगाल, यहाँ मराठा, यहाँ हैदराबाद, इधर कर्नाटक स्टेट, ठीक है, इधर पंजाब, यहीं पर बीच में जाट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो एक पूरा यूनाइटेड प्रोविंस था औरंगजेब के टाइम तक, वो यूनाइटेड प्रोविंस धीरे धीरे इस फॉर्म में हमें दिखने लगते हैं, ठीक है। तो यही है हम लोगों का रीजनल किंगडम, ठीक है, जो मुगल डिक्लाइन या फिर मुगल के कमज़ोर होने की वजह से, सेंट्रल सत्ता के कमज़ोर होने की वजह से जो रीजनल क्षेत्र है वहाँ के जो सूबेदार हैं वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करके जो है अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखेंगे वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बंगाल, अवध, मैसूर जैसे सक्सेसर स्टेट या फिर कुछ जो रिबेलियन स्टेट है, ये लोग किस प्रकार से खुद को अलग करते हैं, फिर वहाँ पर कौन कौन से शासक जो है नवाब एज निज़ाम इस तरह से आते हैं। एक एक करके हम लोग एक स्टेट को उठाएंगे और उसके सारे रूलर्स को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे ये कि कोई रीजनल किंगडम है, लेट्स सपोज बंगाल है, तो बंगाल रीजनल किंगडम बना, इंडिपेंडेंट किंगडम बना, ठीक है, और ये किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। फिर उसी तरह से अवध इंडिपेंडेंट घोषित हुआ और फिर अगेन ब्रिटिशर्स के हाथ में, हैदराबाद इंडिपेंडेंट बना और फिर ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सभी के परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हमें हिस्ट्री के बहुत सारे डेट्स और बहुत सारे स्टोरी को याद रखने में, बहुत सारे फैक्ट्स को याद रखने में स्टोरी के माध्यम से आपको मदद करेगा। तो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।